बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के MPA के टिकट होल्डर इबाद फारूक इस वक्त रियासती इदारों की तहवील में उनके नन्हे बच्चे की आज मौत वाक़ई हुई है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त सोग में डूबा हुआ है। इस नन्हे बच्चे के साथ पिछले कुछ अरसे से क्या बीती है उसका कुछ अहवाल आपके सामने रखना है। कादी फायज ईसा का चीफ जस्टिस की हैसियत से आज पहला दिन है, अदालत लगी हुई है, फुल कोर्ट समाअत हो रही है। अब तक की समाअत का अहवाल आपके सामने रखना है। जजेस किस तरह आपस के अंदर उलझ पड़े हैं और इसका जो फैसला है वो किस तरह का आने जा रहा है ये भी आपको बताना है। चूंकि दो वक्फे हो चुके हैं और साथ ही ये बड़ी समाअत जो है वो हो रही है, इसका अहवाल आपके सामने रखना है। लाइव इसको टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो लाइव स्ट्रीमिंग यकीनन महंगी पड़ी है। क्या अगले जो केसेस होंगे, जिस तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस बनाए गए हैं, क्या वो भी लाइव कवरेज होगी, इस पर भी सवाल किया जा रहा है। इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जज कोई भी हो वो अपने फैसलों से पहचाना जाता है। उसका जो बिहेवियर होता है, जो उसका एटीट्यूड है, वो लोग देखते हैं। कादी फायज ईसा साहब पिछले कुछ अरसे से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुपिंग थी वो एक तबके को हेड कर रहे थे। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। बंदयाल साहब रिटायर हो गए हैं, लेकिन अब जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं उसके अंदर जो चीजें सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, ये बिल बनाया गया था जिसके अंदर एक तो अपील का हक दिया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटो एक्शन लेती है 184(3) के तहत, तो फिर चूंकि बराह रास्त जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी तो किसी बंदे के पास अपील का हक नहीं होता, रिव्यू के अंदर जाया जाता है। रिव्यू के लिए वही जजेस होते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी चूंकि फैसला दिया होता है तो अमूमन रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है। तो अपील का जो हक है वो चूंकि पहला फोरम बनेगा सुप्रीम कोर्ट, तो वो मिलना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, इस बिल के अंदर जो है वो ये बड़ी आम चीज है कि आपने जो सो मोटो एक्शन लेना है वो एक चीफ जस्टिस की सवाबदीद नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके साथ जो सीनियर मोस्ट मजीद दो जजेस है वो भी उसकी मुशावरत में शामिल हो। तो 3 जजेस जो है वो फैसला करें कि सो मोटो एक्शन जो है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो मोटो एक्शन बेसिकली इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर के अंदर ये सही तरीके से चला, जब देखा गया कि नीचे अफसरान दुरुस्त तरीके से काम नहीं करते और किसी आम बंदे पर बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, ज्यादती हो गई है, तो फौरन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाइन हाजिर कर दिया जाता था। मीडिया के अंदर जजेस को कवरेज भी मिलती थी और बहुत मरतबा हमने देखा है चीफ जस्टिस गुलजार हूं या चीफ जस्टिस खोसा हूं या चीफ जस्टिस बंदयाल हूं, उनके दौर के अंदर जो अवामी मसाइल है वो इस हवाले से बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी मिला है। तो इसका अल्टीमेटली बड़ा फायदा होता है। तो अगर 3 जजेस ये फैसला करेंगे तो पहले तो वो आपस के अंदर उनका लिए मसरूफियत के अंदर से वक्त निकालना मुश्किल हो जाएगा और फिर 2-1 के साथ वो फैसला कर देंगे और इस तरीके से जो है वो मामलात इख्तलाफात का शिकार होंगे। और कई मरतबा चूंकि हमारा सिस्टम इतना कमजोर है, अगर तो सिस्टम ताकतवर हो तो सो मोटो एक्शन की जरूरत ही नहीं होती। नीचे सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मामलात हल हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सो मोटो एक्शन भी जरूरी है, लेकिन उसका नाजायज इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। अब जिस तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ जो है वो ऐसे मुकदमात बनाए गए हैं जो बोगस है, जो इंतकाम पर मोस्टली मबनी है। और जैसे आप देख रहे हैं परवेज इलाही को 14वीं मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस आमर फारूक वो तो एक्शन नहीं लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद होती है, कई मरतबा जो है वो दरखास्त दी जाती है, लेकिन अब अगर इस फैसले को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को उड़ा दिया जाता है, यानी बिल को तो नहीं उड़ाया जाएगा, लेकिन काजी साहब का जो फैसला, मुतवक्के फैसला यह है कि काजी ग्रुप चूंकि अब हावी हो गया 8-7 से या 9-6 के साथ ये फैसला जो है वो आने की तवक्को है। सुप्रीम जो पार्लियामेंट है उसका जो हक है वो तस्लीम कर दिया जाएगा और उसके बाद बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई भी इस्तदा लाना मुश्किल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका जो अभी नुकसान है फौरी तौर पर वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है उनको इसका नुकसान होने जा रहा है। अब जो जजेस हैं उनकी आपस के अंदर काफी बहस हुई है। अब जस्टिस असर मिनल्ला कहते हैं
کہ کہہ رہے ہیں کہ کام اچھا ہے لیکن پارلیمان نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے بغیر اپیل کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن، یہاں تو اپیل کا حق دیا جا رہا ہے منصور علی شاہ، پھر دوسری تیسری اور چوتھی اپیل کیوں نہیں ہو سکتی جسٹس منیب اختر؟ پھر ہائی کورٹ سے آنے والوں کو بھی اپیل کا حق دے دیں، یہ جسٹس منیب اختر کہہ رہے ہیں۔ کون سا دینا ہے یا نہیں دینا فیصلہ عدالت نے کرتا ہے، جسٹس عائشہ ملک۔ جب ہم آج تحفظات دکھا رہے ہیں وہ تو پہلے بھی دکھانا چاہیے تھا۔ چیف جسٹس قاضی صاحب، وفاقی حکومت کو تو فل کورٹ کا کہنا ہی نہیں چاہیے۔ کیا پارلیمان نے فیصلہ کر دیا کہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ کبھی بیٹھ ہی نہیں سکتی؟ جسٹس منیب، کمیٹی اگر سمجھ کے معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے تو کمیٹی ایشو کو دیکھ کر لارجر بینچ یا فل کورٹ کا فیصلہ کرے گی۔ منصور علی شاہ، فل کورٹ فیصلہ کے خلاف اپیل والے سوال پر کیا جواب دیں گے؟ میری نظر میں فل کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں ہوگا۔ منصور علی شاہ، اگر 9 رکنی بینچ 183(3) میں فیصلہ کرے تو اپیل کا حق تب کیسے برقرار رہے گا؟ منیب اختر، اس طرح تو عدالت جب چاہے گی جس کا چاہے گی اپیل کا حق ختم کر دے گی۔ جسٹس عائشہ ملک، اس سے پہلے ہی 8 رکنی بینچ مقدمہ نہیں سن سکتا تھا، تو اس حساب سے چیف جسٹس کہتے ہیں تو پہلے چونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ کیس ہوتا رہا، یہ میں نے نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے چونکہ لمبی سماعت ہے اور ابھی بھی جاری ہے۔ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ججز کے آپس کے اندر معاملات الجھے ہوئے نظر آئے ہیں، لائیو کوریج ہو رہی ہے اور اگلے کیسز بھی لائیو دکھانے چاہیے۔ یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تاکہ عمران خان کا جو سائفر مقدمہ ہے خاص طور پر اور جو یہ توشہ خانہ اور دیگر مقدمات ہیں یہ بھی لائیو ہونے چاہیے۔ لیکن آج یہ بیسیکلی ٹرائل کیا گیا ہے لائیو کوریج کا، تو پورا پاکستان صبح سے یہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کوریج، اور اس کے اندر کیا دلائل ہے وکلاء کے، زبردست یہ چیز ہے دنیا جہان کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح ججز جو ہے بہت سارے ریمارکس ہیں اور بھی میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ جو ہے آپس کے اندر ججز الجھے ہیں۔ اب میں جو اصل معاملہ ہے وہ ہے ایک بچہ، ننھا بچہ، عمار اس کا نام ہے، اور اس کا باپ جو ہے وہ مبینہ طور جو 9 مئی کا واقعہ ہوا کور کمانڈر ہاؤس لاہور، جس کا ہمیں بعد میں بتایا گیا کہ یہ جناح ہاؤس تھا، تو اب میڈیا اس کو جناح ہاؤس کہتا ہے۔ تو یہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے وہاں پہ لوگ گئے، انہوں نے احتجاج کیا، کچھ حد سے تجاوز کیا گیا۔ اب یہ جو عماد فاروق ہیں یہ تحریک انصاف کے MP کے ٹکٹ ہولڈر تھے اور یہ جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ملٹری کورٹ میں۔ اب ان کا ٹرائل ہونا ہے۔ ان کا جو بیٹا ہے عمار، اس نے جب دیکھا، یعنی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، اس کو گرفتار کریں، لیکن جب بدماشی کریں گے عوام کے خلاف تو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ اب گھروں کے اندر چھاپے پڑے، آپ دیکھ رہے ہیں خواتین اس وقت جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، وہ 5 مرتبہ ججز کے بینچز ٹوٹ گئے ہیں۔ اتنے نکمے نکھٹو ججز اگر عدالتوں میں بیٹھے ہوں گے جو ٹیکس پیئر کے پیسے پہ ٹکڑوں پہ پل رہے ہوں اور انصاف دینے کی ہمت نہ ہو، ڈر جائیں، تو پھر ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ بینچ ٹوٹ رہے ہیں، 5 مہینے ہو چکے ہیں، ان لڑکیوں کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، حالانکہ قانون میں واضح ہے کہ عورت ہونے کی وجہ بھی ضمانت ہونے کے اندر ایک بڑی وجہ ہے، لیکن یہ ایک طرف سسٹم پورا جو ہے وہ ہائی جیک ہو چکا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ یہ بات دیکھنے والی ہے کہ گھروں کے اندر جب چھاپے مارے جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نفسیاتی طور پہ جو بچے ہیں، جو خواتین ہیں، بچی ہیں، ان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ جو عباد ہیں ان کے گھر پر چھاپے پڑے، ان کی والدہ کو بھی گرفتار کیا گیا، عباد کو جو ہے وہ فاروق کو گرفتار کر لیا گیا، پھر ان کی ضمانت نہیں ہوئی۔ ان کا بچہ جو ہے وہ پہلے بھی بیمار تھا لیکن اس سطح کی اس کی بیماری نہیں تھی، ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اس کا اتنا الٹا اثر اس پہ پڑا کہ وہ تڑپتا رہا، سسکتا رہا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا، وہاں جو ہے وہ انہوں نے جواب دے دیا، انہوں نے وہاں پہ نہیں رکھا، اور اب یہ بچہ جو ہے اس کو اپنے والد سے ملنا تھا۔ مسلسل سوشل میڈیا پہ دعائیاں دیتے رہے کہ بھئی آپ نے اگر ایک طرف جرم ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ریاستی اداروں پہ حملہ ہو گیا ہے تو کیا اس قوم کے جو لوگ ہیں ان کے گھروں کی کوئی عزت اور حرمت نہیں ہے؟ خواتین کی کوئی عزت اور حرمت نہیں ہے؟ پاکستان کے بزرگوں کی، عام شہریوں کا کوئی عزت اور وقار نہیں ہے؟ یعنی اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی بھی توہین ہو جاتی ہے،
फौज की तौहीन के कवानीन लगते हैं, अदालत की भी तौहीन है, यहां ब्यूरोक्रेसी की भी तौहीन है, यहां पे आप जिस इदारे में जाएंगे उसकी तो तौहीन है। लेकिन क्या पाकिस्तानियों पर जुल्म करना, तशद्दुद करना, उनके कारोबार नाजायज तौर पे बंद करना, हद से तजावज करना, इसकी तौहीन नहीं है? यानी जब शहरियों की इज्जत और वकार नहीं होगा और सब अदलिया जैसे भी हुआ, अब ये बच्चा जिस तरह बेबसी की तस्वीर बना रहा और ये मीडिया पे आता रहा, तो अब कहा जा रहा है कि ये जो है वो सियासत हो रही है। अब उसके वालिद को पेरोल पर रिहाई मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन शरीफ खानदान, जरदारी और उनके हवारियों को ये रियासती इदारों ने ये कभी सलूक नहीं किया, ये जुल्म नहीं किया। उनसे डीलें भी की, एनआरओ भी दिए, साथ बात की, और अब भी डीलों के तहत मामलात आगे बढ़ाने के हवाले से परसेप्शन है। अब यहां पर आप देखिए, एक तरफ तो सवाल किया जा रहा है अब कि लाशों पर एक तबका है इंतहाई बेशरम, बेहया, और सहाफत के अंदर भी है, सियासत में भी है, वकालत के अंदर भी है। यानी वो तबका कि ये लाशों पे जब भी इस तरह की बात हो, किसी का मसला उठाया जाए तो कहते हैं लाशों पे सियासत हो रही है। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए, शहरयार अफरीदी, उनकी बहन की वफात हुई, उनको भी रिहा नहीं किया गया। यानी दूसरी तरफ उनके भाई की डेथ हुई, उनको भी पेरोल पर रिहाई नहीं मिली। यानी जुर्म क्या है? इमरान खान के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, लोग उसके साथ, ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी माफी नहीं हो सकती। आप शरीफों के नौकर हूं, जरदारियों के नौकर हूं, तो फिर रियासत आपको सैल्यूट करती है। अब आप देखिए, ये वक्त पहले भी आया था, जो ये लोग कहते हैं ना कि जो नवाज शरीफ के साथ भी ऐसे हुआ था, नून लीग के साथ भी ऐसे हुआ था, या पीपल्स पार्टी, नहीं भाई, ऐसे कभी नहीं हुआ। वो तो हमेशा अपना जैसे दामाद की इज्जत करते हैं, उनकी तो कैदी की हैसियत से भी हमारे इदारे वो इज्जत देते रहे उनको। यानी यहां पर नवाज, शहबाज और मरियम को बेगम कलसूम की वफात पर रिहाई मिली थी। फिर शहबाज और हमजा को हमजा की दादी की वफात पर यह रिहा किया गया। खुर्शीद शाह को कदन की वफात पर, दोस्त मदारी को दादा की वफात पर, साद रफीक को खुशदामन की वफात पर पैरोल पर रिहाई मिली। और ये चूंकि जरदारियों और शरीफों के थे, तो वो रियासती इदारों के दामाद थे, या कुछ भी आप कह लें, जो रिश्तेदार होते हैं उनकी तो इज्जत थी कैदी होते हुए। लेकिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मेंबर होना, चूंकि एक मकबूल लीडर है, उससे सब खाइफ हैं शायद, तो वो एक बड़ा जुर्म है। यानी गद्दारी भी माफ है, आपकी दहशतगर्दी भी माफ है, सारे इल्जामात अगर आप तहरीक इंसाफ से अलहदगी कर दें, तो एक खुली ये जो है वो जारहियत और आइन और कानून से तजावज हो रहा है। और पूरे मुल्क में इंसाफ का नंगा नाच है। देखते हैं नया काजी जो है वो क्या गुल खिलाता है। उसकी तो अब कोशिश है कि मुकदमात सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही ना, वो एक नया बयानिए के तहत जो है वो चीजें चलाए। तो अब ये अम्मार की मैयत है, और ये नन्हा बच्चा जिसको वालिद से नहीं मिलने दिया गया, और वालिद से मिलता, लिखा तो अल्लाह ताला ने होता है, लेकिन कई दफा वो शायद बदल जाता है। और अल्लाह ताला का, अब ये बच्चे की डेथ है, जनाजा है, इसका तभी मौत इसको कहेंगे या कुछ और कहेंगे, ये फैसला आप पर है। और किसी का जमीर जागेगा या मजीद मुर्दे यहां पे रहेंगे, ये भी सवाल आप पर है। जब कौमें खुद मुर्दा हो जाती हैं और उनके जमीर मर जाते हैं, और वो पुरअमन जमहूरी अंदाज के अंदर भी अपने हक लेने के लिए वो खड़े नहीं होते, तो उनके साथ ऐसे ही होता है। आज एक अम्मार है, कल को कई ऐसी चीजें देख के भी अगर हमारे जमीर इसी तरह मुर्दा रहते हैं, तो फिर इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।